हेलो एंड वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज हम बात करेंगे जो यूरोप में एकदम से हीट वेव का क्राइसिस आ गया। हीट वेव का ऐसा क्राइसिस आ गया कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, बल्कि इंडिया में 50 डिग्री 45 डिग्री पे भी कुछ नहीं होता है। तो हम ये समझेंगे कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काफ़ी अंतर है, और वहाँ की जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, उसमें भी काफ़ी अंतर है। तो इसकी वजह से यूरोप में सबसे ज़्यादा 40 डिग्री पे ही प्रॉब्लम आ गई, जहाँ पे हमने देखा कि यूरोप की कुछ देखा गया यूरोप में कि यूरोप की जो रोडें हैं वो 40 डिग्री टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो गई। इवन वहाँ की गाड़ी भी नहीं चल पा रही। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यूरोप हीट वेव वीडियोस ये है कि रेलवे ट्रैक और वहाँ की रोड की जो डावर थी, दूसरे शब्दों में जो टार थी, वो पिघल गई 40 डिग्री टेम्परेचर पे। लेकिन इंडिया में 45-50 भी पहुंच जाता है, फिर भी जैसे राजस्थान वाले रीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हम समझेंगे। देन हमने देखा कि वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक हैं, ये देखो रेलवे ट्रैक हैं, तो रेलवे ट्रैक भी उनकी मुड़ गई, या रेलवे ट्रैक में भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइन आ गया। तो ये भी हमें समझना है कि ये कैसे हो गया अचानक से यूरोप में। तो ये सारी चीज़ें हमारी GS 1 के, ये हमारा टॉपिक GS 1 में ज्योग्राफी से कनेक्ट होगा, ज्योग्राफी टॉपिक से। ज्योग्राफी में क्या है कि ज्योग्राफी में क्या है, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, उसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा, एल नीनो का। एल नीनो, एल नीनो के अलावा आता है जेट स्ट्रीम। ये सारे टॉपिक से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। तो हमें यह है कि अगर ये नहीं पूछेगा तो यूपीएससी एल नीनो पूछ लेगा, जेट स्ट्रीम पूछ लेगा, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन पूछ लेगा। तो यह है कि GS 3 में अगर पूछेगा या पीटी में भी पूछेगा तो एल नीनो या एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन क्या होता है, या मान लीजिए कि जेट स्ट्रीम क्या होता है। जैसे पीसीएस में जेट स्ट्रीम से पीटी में पूछा हुआ था, उससे पहले मेंस में यूपीएससी ने पूछा हुआ था, पीटी में भी जेट स्ट्रीम का है। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ में हमने कहा कि यूरोप में अचानक से क्या हुआ कि टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच गया। 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने की वजह से वहाँ की जो रोडें हैं, वहाँ की जो रेलवे ट्रैक है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक तरीके से कोलैप्स कर गया। जैसा कि हमने पहले देखा कि वहाँ की रोड मेल्ट कर गई, और जो रेलवे ट्रैक थी वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड या टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो इसका रीज़न बताया जा रहा है कि ओमेगा ब्लॉक है। ओमेगा ब्लॉक का सीधा सा मतलब हम समझें कि एक एक ऐसा एरिया जिसके अगल बगल की एयर प्रेशर लो है और बीच का एयर प्रेशर हाई है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओमेगा। इसे भी हम समझेंगे, ओमेगा लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए हम ओमेगा ब्लॉक क्या होता है तो बताया जा रहा है कि ओमेगा ब्लॉक की वजह से हुआ है। क्यों, तो हम यहाँ से समझेंगे कि व्हाट इज ओमेगा ब्लॉक, ओमेगा ब्लॉक क्या होता है। देन यूरोप में अचानक से एक्सट्रीम हीट वेव क्यों आ गई, कि यूरोप का अगर देखा जाए तो यूरोप बिल्कुल ऊपर है, ठंडे इलाकों में पाया जाता है। तो अचानक से हीट वेव कैसे आ गई, तो इसके बहुत सारे रीजन है। एल्बिडो रीजन भी हो सकता है, सहारा डेजर्ट वाला जो एरिया, उसकी हवाएं भी वहाँ पे जा सकती हैं, या हम कह सकते हैं एयर मेल्टिंग की वजह से जो डार्क वाटर है, अगर सॉरी आइस मेल्टिंग की वजह से जो डार्क वाटर है उसने ज़्यादा कंजप्शन हीट वेव्स को कर लिया हो, फिर रिलीज कर रहा हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और हम जो पढ़ते हैं अर्बन हीट आइलैंड वाला, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो हम ये सारे रीज़न यहाँ से पढ़ेंगे कि यूरोप में एकदम से एक्सट्रीम हीट वेव कैसे होगी। देन एक्सट्रीम हीट वेव का डेडली, इतनी ज़्यादा डेडली हुई कि फ्रांस में भी कुछ लोग मारे गए, और ब्रिटेन में भी, अलग अलग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। फिर हम देखेंगे एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है। एल्बिडो इफेक्ट भी वन ऑफ द रीजन बताया जा रहा है कि इसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे हीट वेव बहुत ज़्यादा हो गई। देन व्हाट आर द वाइडर इम्पैक्ट ऑन द हीट वेव। हीट वेव का यूरोप में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस एरिया पे पड़ा, हेल्थ पे जैसे पड़ा, बायोडाइवर्सिटीज़ पे पड़ा, वो एजुकेशन पे भी पड़ा, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो हम एक एक करके समझते हैं। पहला तो यही है कि वाई न्यूज़, न्यूज़ में क्यों है, तो वही है कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में सीवियर हीट वेव, दैट इज 40 डिग्री प्लस, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर अचानक से हो गया। तो वहाँ पे एक हाई प्रेशर एरिया बन गई, उस एरिया को हमने बोला ओमेगा ब्लॉक।
सीधा सा है कि न्यूज़ में ये समझना है कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में सीवियर हीट वेव आई, किसकी वजह से? हाई प्रेशर की वजह से उस एरिया में, तो उसको हमने बोला ओमेगा ब्लॉक। तो हमारे लिए मेंस का क्वेश्चन अगर बनेगा या पीटी का क्वेश्चन बनेगा तो हमारा ये बनेगा कि ओमेगा ब्लॉक क्या है। तो ओमेगा ब्लॉक समझने के लिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। ओमेगा ब्लॉक का मतलब सीधा है कि परसिस्टेंट एटमॉस्फेयर पैटर्न, हाई प्रेशर एरिया किसी एरिया में बन रही है और उसके आसपास क्या है? लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओमेगा ब्लॉक, जिसका ग्रीक वर्ड लेटर है ओमेगा, उसकी उसमें होता है, सेम में होता है। तो हम समझते हैं ओमेगा, ये देखो, ये कि व्हाट इज एन ओमेगा ब्लॉक। ओमेगा ब्लॉक क्या होता है? जो मैंने कहा कि एक एरिया है ये वाली, ठीक, इसमें एक हद तक टेम्परेचर क्या है कि मैं कह रहा हूँ कैसे बना होगा कि आसपास की लो एरिया है, लो प्रेशर है, और बीच का इसका हाई प्रेशर है। तो एयर मूवमेंट कहाँ करेगी? एयर अगर मूवमेंट करेगी तो कहाँ करेगी? हाई से लो की तरफ करेगी, हाई से इस तरफ करेगी। तो अगर सॉरी 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 अगर लो से हाई की तरफ करेगी, अगर कहीं पे लो प्रेशर एरिया है तो हाई की तरफ मूवमेंट करेगी। और ये क्या है कि ये भी लो है तो इस तरफ भी एयर मूवमेंट करेगी। लेकिन एक लिमिट के बाद जाके ऊपर भी लो प्रेशर एरिया, इस एरिया में भी लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगी। तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगी तो जो भी हवाएं ऊपर को उठेंगी उन हवाओं को नीचे की तरफ ये दबाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ से जो लो प्रेशर एरिया वाली है ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेंगी, जैसे ही ऊपर उठाएंगी तो ऊपर की लो प्रेशर वाली वो नीचे को दबाएंगी। तो इस एरिया में एक डोम टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम हीट डोम भी बोलते हैं। तो इसको यूरोप ने बोला कि ये ओमेगा ब्लॉक बन गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ का जो टेम्परेचर था ही बहुत ज़्यादा आग हो गया, उसकी वजह से हीट वेव कंडीशन हो गई। तो वही है, एन ओमेगा ब्लॉक इज ए वेदर पैटर्न शेप्ड बाय ग्रीक लेटर ओमेगा, जिसमें क्या है कि आसपास की जो एरिया है उसका टेम्परेचर, उनका जो लो प्रेशर एरिया है और जो उसका जो बीच का एरिया वो हाई प्रेशर एरिया हो जाता है। तो हाई प्रेशर एरिया जैसे ही होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो हीट है वो ट्रैप हो जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसका सारे वही चीज़ बार बार दिया हुआ है। तो ये हमने समझा कि ओमेगा ब्लॉक क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि वही चीज़ ओमेगा ब्लॉक और एक हीट डोम का भी, जैसे हमने पढ़ा इंडिया में हीट डोम का, तो ओमेगा ब्लॉक एक तरीके का हीट डोम ही है। तो इससे हम समझते हैं हीट डोम का मतलब क्या होता है। हीट डोम का सीधा सा मतलब हुआ कि एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बना। तो नीचे क्या है? नीचे लो प्रेशर है, ऊपर हाई प्रेशर है। तो जो हवाएं ऊपर उठेंगी कुछ ऊंचाई तक जाएंगी, लेकिन ऊपर जो हाई प्रेशर है उन्होंने ऑलरेडी एक हाई प्रेशर वाली जो विंडें हैं, हवाएं हैं, वो इस एरिया को एक डोम की तरह या डोम की स्ट्रक्चर में आके जो नीचे से हवाएं उठेंगी उनको नीचे ही सिंक कर देगी, ऊपर निकलने नहीं देगी और एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी, जिसको हमने बोला हीट डोम। तो इस एरिया में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है ओमेगा का, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम आगे चल के देखते हैं। तो हीट डोम का सीधा सा मतलब है कि जो भी लो प्रेशर वाली विंड है, हवाएं हैं, वो ऊपर उठने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन उनके ऊपर एक हाई प्रेशर की विंड है, वो उनको नीचे की तरफ सिंक दबा दे रही है। तो इसकी वजह से उस एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीट डोम। ओमेगा वाला वही है। ओमेगा ब्लॉक क्या होता है? लो प्रेशर आसपास होता है और ये क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर इस एरिया में होता है। लेकिन ये ओमेगा जो बना, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ओमेगा लाइक स्ट्रक्चर, जो ओमेगा लाइक स्ट्रक्चर है, मैं कह रहा हूँ इस एरिया का लो प्रेशर, इस एरिया का लो प्रेशर, इस एरिया का लो प्रेशर और बीच में जो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा रोल पे किया जेट स्ट्रीम ने। जेट स्ट्रीम ने कैसे किया कि सहारा डेजर्ट की जो हवाएं थी धीरे धीरे यूरोप की तरफ गई, तो वो जेट स्ट्रीम में कन्वर्ट हुई। जेट स्ट्रीम का मतलब अपर एटमॉस्फेयर लेयर में एक स्टीप टाइप विंड फ्लो करती है बहुत ज़्यादा स्पीड से, उसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम ने क्या किया कि जेट स्ट्रीम ने इस एरिया को ब्लॉक कर दिया कि जो भी हवाएं ऊपर उठना चाह रही थी वो उस ऊपर नहीं उठ पाई और वहीं की वहीं एरिया में एक तरह से
सॉरी क्या बोलते हैं, एरिया में एक तरह से ब्लॉक हो गई, तो उसको वो उसकी वजह से ओमेगा स्ट्रक्चर बना। दूसरी तरफ से समझते हैं, ओमेगा का आसपास का, उसके जो आसपास से एरिया उसका लो प्रेशर, जेट स्ट्रीम ऊपर बह रही है ये वाली, जेट स्ट्रीम बहने की वजह से क्या हुआ कि जेट स्ट्रीम ने ये एरिया पूरा चोक कर दिया एक तरीके से, कि सहारा डेजर्ट की जो भी हवाएं अगर उस एरिया में जाएंगी यूरोप में, वो सहारा डेजर्ट की कैसी हवाएं होंगी, गर्म हवाएं कैसी होती हैं, उनका लो प्रेशर एरिया होता है, वो सॉरी हाई प्रेशर एरिया, सॉरी लो प्रेशर एरिया होता है। अगर वो ऊपर को उठेंगी, लेकिन क्या है जैसे ही उस एरिया में जाएंगी गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेंगी, लेकिन जेट स्ट्रीम में क्या है कि पहले से ही चोक किया हुआ है, तो वो उसी एरिया में धीरे की तरफ नीचे की तरफ सिंक करेंगी, तो सिंक करने से उसी एरिया में उनका एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हमने बोला ओमेगा ब्लॉक। ओमेगा ब्लॉक सारा ये है कि टेम्परेचर कैसे फ्रांस में, स्पेन में 40 डिग्री प्लस चला गया, तो यहाँ से हमने समझा ओमेगा ब्लॉक क्या होता है। देन हम समझते हैं रोल ऑफ द जेट स्ट्रीम। जैसे मैंने कहा कि अगर ये ओमेगा ब्लॉक बना, तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया, ये हाई प्रेशर एरिया, ये लो प्रेशर एरिया, और ये लो प्रेशर एरिया, और ये जो डोम इसके आसपास जो विंड चली, उस विंड को बोला मैंने जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम ने क्या किया कि इस एरिया में जो भी हवाएं सारा डेजर्ट से आई थी वो ऊपर उठना चाह रही थी, लेकिन जेट स्ट्रीम ने क्या किया, उस एरिया को चोक कर दिया एक डोम में, तो वो हवाएं नीचे की तरफ सिंक हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो टेम्परेचर उस एरिया का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, उसी को हमने बोला हीट वेव्स। तो वही है कि कैसे जेट स्ट्रीम करती हैं, तो उन्होंने कहा एक नैरो बैंड स्ट्रॉन्ग विंड है, वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है अपर एटमॉस्फेयर में, जैसे कि इस केसेस में अपर एटमॉस्फेयर में करती है। तो ओमेगा में जेट स्ट्रीम का रोल क्या है, तो मैंने कहा कि जैसे मैं बार बार इसी चीज पे फोकस कर रहा हूं कि अगर ये ओमेगा बन रहा है या डोम टाइप बन रहा है, तो यहाँ पहला पॉइंट देखो, ये कह रहा है कि जेट स्ट्रीम बिकम हाईली कर्व्ड। तो जेट स्ट्रीम क्या है, बहुत ज्यादा कर्व हो जाती है उस एरिया में। तो अगर ये सहारा डेजर्ट वाली हवाएं यूरोप में गई, तो ये गर्म हवाएं क्या है ना कि एक लिमिट के बाद क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। तो क्या हुआ कि जेट स्ट्रीम ने ऑलरेडी उस एरिया को चोक कर रखा है या रोक कर रखा है, तो जो भी हवाएं थी गर्म हवाएं, वो ऊपर ना उठने की बजाय नीचे की तरफ ही सबसाइड कर गई या नीचे की तरफ ही गिर गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इस एरिया का टेम्परेचर राइज हो गया। वही कह रहा है कि जेट स्ट्रीम बिकम हाईली कर्व्ड, जेट स्ट्रीम बहुत ज़्यादा कर्व्ड हो गई। उन्होंने जो सारा डेजर्ट से हवा आई थी या गर्म हवाएं आई थी, उनको ऊपर उठने का मौका ही नहीं दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो हवाएं नीचे की तरफ सिंक होती गई। सिंक होने से क्या हुआ कि उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ गया। लो प्रेशर सिस्टम रिमेन ऑन आइदर साइड, और दूसरा है कि यहाँ पे भी लो प्रेशर है, यहाँ पे भी लो प्रेशर है। तो जेट स्ट्रीम ने क्या किया कि यहाँ पे भी लो प्रेशर कर दिया, यहाँ पे भी लो प्रेशर कर दिया। फिर है नॉर्मल वेदर मूवमेंट डिसरप्टेड। जो नॉर्मल वेदर का मूवमेंट है कि ये हवाएं जो ऊपर को जाएंगी, फिर एक लिमिट के बाद ठंडी होंगी, फिर बैठेंगी। जैसे होता है कि गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, ठंडी हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं। तो ठंडी हवाओं का एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, गर्म हवाओं का एयर प्रेशर कम होता है। तो जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ का जो भी हमारा एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन होता है, उसको जेट स्ट्रीम ने पूरी तरफ से डिसरप्टेड कर दिया। वेदर बिकम स्टैग्नेंट है सेवरल डेट, और वेदर क्या है कि वेदर स्टैग्नेंट का जो हमारा मौसम था वो वहीं की वहीं रुक गया ड्यू टू द जेट स्ट्रीम यूरोप का। तो ये हमारा ओमेगा का कॉन्सेप्ट है। अगर पीटी में पूछेगा कि ओमेगा किसकी वजह से बना, तो हम सीधा सा कह सकते हैं जेट स्ट्रीम की वजह से बना, कि जेट स्ट्रीम उस एरिया में बहुत ज़्यादा कर्व्ड और शार्प हो गई। तो वहाँ से जो हवाएं थीं, गर्म हवाएं ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी, तो जेट स्ट्रीम ने क्या किया, जेट स्ट्रीम ने उन हवाओं को चोक कर दिया और नीचे की तरफ ही सिंक करवा दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, उस एरिया में हीट वेव बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ओमेगा का होता है। देन why is Europe experiencing extreme weather heat waves? अब क्वेश्चन ये आता है कि यूरोप में ये जो एक्सट्रीम हीट अचानक से कैसे आ गई। तो पहला तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सहारा डेजर्ट की जो एयर थी वो इंट्रूज कर गई, मूवमेंट कर गई किसकी तरफ, यूरोप की तरफ। तो गर्म हवाएं थी,
सहारा डेजर्ट की जो गर्म हवाएं थी, तो उस एरिया में जैसे ही पूछी वहाँ ऑलरेडी जेट स्ट्रीम थी। तो जेट स्ट्रीम ने क्या किया कि सहारा डेजर्ट की जो हवाएं थी, गर्म हवाएं ऊपर उठने की बजाय उसने ऊपर की तरफ चोक कर दी, वो सिंक कर गई, तो वहाँ से गर्म हवाएं ऑलरेडी थी, तो टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये पहला पॉइंट। देन प्रोलैंग्ड सनशाइन, अगर क्लियर स्काई होगा, क्लियर स्काई का मतलब साफ मौसम, तो वहाँ पे सनशाइन, सूरज बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगा, सूरज टाइम तक रहेगा तो रेडिएशन उसकी सबसे ज़्यादा अर्थ पे पड़ेगी, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर जाहिर सी बात है हीटिंग थ्रू आउट द डे बढ़ जाएगा, ये भी एक कारण। देन वीक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जैसा हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का मतलब हुआ कि जो डोम बना उसने क्या किया, ओमेगा ने, ऐसे अगर जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेगा बना, इधर लो प्रेशर इधर लो प्रेशर, और ऊपर जेट स्ट्रीम ने क्या किया, जो हवाएं ऊपर उठनी थी वो हवाएं ऊपर उठने की बजाय इसी एरिया में सर्कुलेशन हो गई, क्योंकि इधर लो प्रेशर था ऑलरेडी, जो हीट वेव्स वो सॉरी जेट स्ट्रीम थी उसने वो ये हवाएं जो ऊपर बैठनी थी उनको चोक कर दिया। तो नॉर्मली क्या होता है एयर सर्कुलेशन में कि हवाएं ऊपर, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, ठंडी हवाएं नीचे की तरफ बैठती हैं, तो उनसे हमारा क्या है कि एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन बना रहता है। लेकिन इस एरिया में क्या हुआ कि जेट स्ट्रीम ने जो गर्म हवाएं थी उनको वहीं की वहीं रोक दिया, चोक कर दिया, और एक सर्टेन एरिया में ही वो हवाएं आसपास घूमने लगी, इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर इस एरिया का हाई हो गया। तो वो ये वीक एयर सर्कुलेशन हो गया। और चौथा पॉइंट हमारा आता है कि वार्म नाइट, नाइट अगर मान ली सोलर रेडिएशन किसी एरिया में ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कि 24 घंटे में से अगर मान लीजिए 18 घंटे या 15 घंटे सोलर रेडिएशन किसी एरिया में रहेगी, तो इस एरिया का टेम्परेचर जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा, तो नाइट टेम्परेचर बढ़ गया। देन अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन हीट आइलैंड का सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई बिल्डिंग है और इसके आसपास ये रोड है और ये बिल्डिंग है, तो होता क्या है नॉर्मली कि ये बिल्डिंग सारी कंक्रीट की बिल्डिंग है, तो सोलर रेडिएशन इन बिल्डिंग पे पड़ेगी, और रोड वगैरह है अर्बन एरिया में, जो शहरी एरिया में उन पड़ेगी, तो क्या है कि इनका जो एब्जॉर्प्शन अगर कर लेगी, और उसके बाद जैसे ही सूरज जाएगा रात में इसे रेडिएट करेगी, तो रेडिएट ये सिर्फ बिल्डिंग ही चोक कर देगी, तो एक बिल्डिंग तक ही सीमित रहेगी। तो इसको हम समझते हैं अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट। ये देखो अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन हीट आइलैंड का सीधा सा मतलब है कि इस एरिया में सोलर रेडिएशन हो रही थी, लेकिन इस एरिया की कंक्रीट और जो हमारे पक्के घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो उनकी वजह से क्या है, सोलर रेडिएशन एंटर तो कर गई आराम से, लेकिन जैसे ही रात हुई तो ये इसने क्या किया, रेडिएट करना शुरू किया, तो वो बिल्डिंग तक ही उसके आसपास ही रहेगी, तो उस एरिया का टेम्परेचर जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। हम भी फील करते हैं, जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, तो गांव का टेम्परेचर एज कंपेयर टू द अर्बन एरिया हमेशा लो रहता है। तो अर्बन एरिया हीट आइलैंड का ये भी कॉन्सेप्ट है कि ड्यू टू द कंक्रीट और हाई बिल्डिंग, हाई टावर टाइप बिल्डिंग की वजह से क्या है कि जो रेडिएशन निकलता है अर्थ का, वो रेडिएशन इन बिल्डिंग में ही चोक हो जाता है या फंस जाता है, उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है, हीट के हाई प्रेशर टेम्परेचर कंपेयर टू, तो अर्बन हीट आइलैंड को कम कैसे कर सकते हैं, तो देखो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि हमें पेड़ लगा देने चाहिए आसपास, और रोड पे भी पेड़ लगा देने चाहिए, जिससे क्या है हमारी जो हीट रेडिएशन होगा आराम से कूलिंग हो जाएगी। तो अर्बन हीट आइलैंड का यही है, अगर पूछे कि हाउ टू टैकल द अर्बन हीट आइलैंड प्रॉब्लम, तो वो अर्बन हीट आइलैंड का प्रॉब्लम यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन या प्लांटेशन करना चाहिए, रूफ प्लांटेशन करना चाहिए, हमें इंडोर आउटडोर प्लांट भी लगाने चाहिए, और ये ऐसे रूफ पे लगा दिए, पार्क रूफ पे बना दिए, इससे हमारा क्या टेम्परेचर रेडिएशन होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट, और हमारे टेम्परेचर को कम कर देंगे। इस एरिया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड। तो अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट सीधा सा हमने समझा यहाँ से। तो यही है कि अर्बन हीट आइलैंड भी एक प्रॉब्लम था, किसकी, वहाँ पे जो टेम्परेचर अचानक से राइज हो गया उसका। उसके बाद हम देखते हैं कि वाई एज द हीट वेव बिकम डेडली, इतनी ज़्यादा डेडली कैसे हो गई, कितने लोग मर गए। तो डेडली का मतलब ये हुआ कि खतरनाक इसलिए हो गई कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूरोप का, हमारे जो कंट्रीज़ हैं उनका जो सस्टेनेबिलिटी, इस कंट्रीज़ के कंडीशन, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटिक कंडीशन देख के बनाई जाती है। यूरोप के जो
रोड हैं, उनका जो ट्रैक है वो वहाँ की कंडीशन देख के बनाई जाती है। मान लीजिए हमें पता है कि हमारे यहाँ 45-50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाएगा, उसी हिसाब का मटेरियल अपनी बिल्डिंग और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे ट्रैक, रोड वगैरह बनाते हैं। यूरोप वालों को पता है कि हमारे यहाँ ऐसी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है, तो हम उसको उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। लेकिन वहाँ अचानक से ओमेगा ब्लॉक की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो यही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको सस्टेन नहीं कर पाया। तो सीधा सा हम कह सकते हैं पहला रीजन था अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर था उनका कि वो उस चीज को सहन करने के लिए नहीं बना था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिजाइन मेनली टू कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट के लिए बना हुआ है। उनके घर वगैरह लिमिटेड हमें अवेलेबिलिटी ऑफ द एयर कंडीशनिंग, उनके जो मकान होते हैं उनमें वेंटिलेशन उतनी ज़्यादा नहीं होता है, ये भी एक कारण। देन लॉन्ग समर डे लाइट इंक्रीज हीटिंग, मतलब गर्मी एकदम से हो जाएगी तो वनरेबल ग्रुप, एल्डरली, चिल्ड्रन, पेशेंट फेस ग्रेटर हेल्थ रिस्क, रिड्यूस कूलिंग ड्यू टू एल्बिडो इफेक्ट। और एल्बिडो इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, कूलिंग वहाँ की कम हो गई। तो ये सारे उनके वो है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एल्बिडो इज वन ऑफ द मोस्ट रीजन ऑफ इंक्रीजिंग द कॉज ऑफ द हीट वेव इन द यूरोप। एल्बिडो हमारा और इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन मेन रीजन माने जा रहे हैं कि यूरोप में जो अचानक से हीट वेव का प्रकोप देखने को मिला उसके लिए। तो हमें अब समझना है व्हाट इज एल्बिडो। एल्बिडो होता क्या है, तो दूसरे शब्दों में अगर समझूं, मान लीजिए ये सूरज है, सूरज की रेडिएशन किसी एरिया में पड़ रही है, तो इस एरिया की जो रिटेनिंग पावर है या रेडिएशन, सूरज की रेडिएशन आई उसको वापस करने की जो पावर है, उस पावर को हम बोलते हैं एल्बिडो। तो दूसरा शब्दों में कहूँ, एल्बिडो का मतलब हुआ कि रेडिएशन, सूरज की जो सोलर रेडिएशन आ रही है उसको अगर किसी भी एरिया में पड़ रही है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से 100 यूनिट आई, 100 यूनिट के अलावा मान लीजिए बीच में कुछ ट्रैप करके कुछ खत्म हो गई और इस एरिया मान लो 60 यूनिट पड़ी, तो 60 यूनिट में से अगर मान लीजिए 50 यूनिट वापस कर देता है, रेडिएट कर देता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्बिडो। और जो जितना ज़्यादा वापस करेगा उसका एल्बिडो उतना ज़्यादा होगा। जैसे आइस का, वाइट आइस का सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है, वाटर का एल्बिडो कम होता है। तो वही है एल्बिडो का मतलब हुआ एबिलिटी ऑफ अ सरफेस टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। जो सनलाइट आई, जैसे मैंने बार बार वही कह रहा हूं कि अगर ये एरिया है, इसमें सनलाइट रेडिएट हुई, एक अगर इसने जो रिफ्लेक्ट की, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्बिडो। कि जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देगी, अगर मान लो वहाँ से 100 यूनिट चली, बीच में ओजोन लेयर में और बाकी लेयर में 40 यूनिट खत्म हो गई, 60 यूनिट आई, 60 यूनिट इस एरिया पे पड़ी, तो इस एरिया ने अगर 50 यूनिट वापस रिफ्लेक्ट कर दी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्बिडो। तो वही है कि एल्बिडो का मतलब हुआ कि द एबिलिटी ऑफ द सरफेस टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी ही किसी एरिया की एल्बिडो कहलाती है। जैसे सबसे ज़्यादा सफ़ेद जो आइस होती है, स्नो, उसकी ज़्यादा एबिलिटी होती है सोलर रेडिएशन को वापस करने की। डार्क सरफेस की सबसे कम होती है। देन मेल्टिंग आइस रिड्यूस अर्थ एल्बिडो कॉजिंग मोर हीट एब्जॉर्प्शन एंड फ्यूचर वार्मिंग पॉजिटिव फीडबैक। अब देखो, अब इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, यूरोप में एल्बिडो का इफेक्ट क्या पड़ा। जैसे मैं कह रहा हूं कि एल्बिडो का इफेक्ट क्या पड़ा, एल्बिडो, एल्बिडो का मतलब मैंने कहा कि रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी, रिफ्लेक्ट करने की, सनलाइट रिफ्लेक्ट करने की, सनलाइट को वापस करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं, किसी कोई भी सरफेस एरिया किसी भी सोलर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर पा रही है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्बिडो। लेकिन यहाँ क्या है कि मेल्टिंग ऑफ आइस अगर इस आइस पे पड़ी, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एल्बिडो क्या है, कम हो गया है। तो यहाँ की आइस मेल्ट करेगी, क्या की यूरोप की आइस अगर मेल्ट करेगी, एक मिनट दोबारा से समझाता हूँ। एल्बिडो, तो एल्बिडो का मतलब है रिफ्लेक्टिंग ऑफ सनलाइट वाया सरफेस एरिया,
किसी भी सरफेस एरिया द्वारा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करवाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्बिडो। तो इस एरिया में यूरोप का हम देखते हैं, जो यूरोप के केसेस में क्या होता है कि अगर ये आइस है, इस पे अगर सनलाइट पड़ी ऊपर से तो ये क्या होगी, आइस मेल्ट। आइस अगर मेल्ट होगी तो मेल्ट के बाद क्या होगा, ये बनेगा डार्क वाटर, क्योंकि ये आर्टिक रीजन का वाटर है। डार्क वाटर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डार्क वाटर का एल्बिडो सबसे कम होता है। दूसरे शब्दों में कहूं कि डार्क वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट सबसे ज्यादा करता है। डार्क वाटर का मतलब पहले क्या थी, व्हाइट आइस थी, व्हाइट आइस जैसी मेल्ट होगी चेंज हो जाएगी डार्क वाटर में। तो डार्क वाटर क्या है कि डार्क वाटर सोलर रेडिएशन आएगी, उसको रिफ्लेक्ट न करने की बजाय एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। जैसे ही रात होगी तो ये क्या है कि जो पानी है वो क्या है, उसकी हीट रेडिएट करना शुरू करेगा। तो उस हीट रेडिएट की वजह से क्या होगा, उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिस एरिया में ये वाटर बॉडीज होंगी। तो एल्बिडो इज वन ऑफ द रीजन हीट वेव्स का यूरोप में माना जा रहा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा था। तो देन व्हाट आर द वाइडर इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स। इम्पैक्ट हीट वेव्स के क्या क्या वाइडर इम्पैक्ट पड़े, जैसे हमने कहा पब्लिक हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ा, एजुकेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, वाइल्ड फायर पे। तो ये कैसे पड़े कि पब्लिक हेल्थ पे मतलब जो हीट स्ट्रोक का, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। एजुकेशन का मतलब अगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं काम कर रहा है, रोड ही नहीं काम कर रही है, उनकी मेल्ट हो रही है, तो एजुकेशन, स्कूल बंद हो गए, ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाएगा, रेलवे ट्रैक अफेक्टेड होगी, रोड अफेक्टेड हो गए। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होगा डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अचानक से बढ़ गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एनर्जी का जो भी उनका एनर्जी की जो पावर फेल्यूर एकदम अचानक से, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी कोलैप्स कर गया। देन एग्रीकल्चर में क्या है कि एग्रीकल्चर सस्टेन नहीं कर पाएगी, तो एग्रीकल्चर भी फेल्यूर हो जाएगी। और फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है इस एरिया में। फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस भी देखने को मिलता है। देन वाइल्ड फायर का मतलब है कि जो जंगली आग है उसकी भी प्रोसेस बढ़ जाएगी, उसका भी यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि वो भी बढ़ जाएंगी। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं यूरोप पे पड़े हैं। अब है कि व्हाट इज ये है कि हमने कंपेयर किया है हीट वेव्स एंड ओमेगा में। यहाँ से पीटी में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि हीट वेव्स, ओमेगा ब्लॉक बना हमारा यूरोप में, इंडिया में बनता है हीट डोम। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो सीधा सा डिफरेंसेस एक पकड़ना है कि ओमेगा ब्लॉक का बनने का जो रीजन है वो रीजन क्या है हमारा, मैंने कहा जेट स्ट्रीम। ओमेगा का बनने का रीजन है जेट स्ट्रीम। और हीट डोम का सिर्फ है हाई प्रेशर ट्रैप किसी भी एरिया में, जो मैंने कहा आसपास का एरिया, सॉरी हाई प्रेशर का एक डोम टाइप स्ट्रक्चर बन जाए। तो सिर्फ हीट डोम का बनने का सिर्फ एक कारण है कि किसी एरिया का हाई प्रेशर क्रिएट हो जाए। और लेकिन ओमेगा ब्लॉक तब बनेगा जब वहां पे जेट स्ट्रीम ऊपर से उस एयर विंड को, जो हाई एयर विंड है उसको ऊपर जाके चोक कर दे या रोक दे, तब हमारा ओमेगा बनेगा, पहला। दूसरा, यहाँ पे वेदर एकदम से स्टैग्नेंट हो जाता है, या कहें वेदर एक तरीके का रुक जाता है। दूसरा, लार्ज स्केल एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन फ्लोमेना, ये एज कंपेयर टू हीट डोम ओमेगा ब्लॉक का एरिया बहुत ज्यादा वाइड होता है। देन में ये 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते या 1 मंथ तक ये प्रोसेस रह सकती है ओमेगा ब्लॉक वाली। देन ऑफन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हीट डोम। और ये क्या है कि ओमेगा बनने से क्या होता है कि हीट डोम भी उस एरिया में बन जाती है, लेकिन हर ओमेगा हीट डोम में कन्वर्ट नहीं होता है। अब हम समझते हैं हीट डोम। तो हमने पहला देखा कि ओमेगा के केसेस में जेट स्ट्रीम रोल प्ले कर रही थी, यहाँ पे सिर्फ हाई प्रेशर एयर की ट्रैप हो रही है, उसी की वजह से हो रहा है। और ये एक्सट्रीम हीट हो जाती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है, यहाँ पे एक्सट्रीम हो जाती है। देन लोकल रीजनल वेदर फ्लोमिना, ये लोकल रीजनल वेदर का फ्लोमिना है, और 1 हफ्ते मैक्सिमम या 2 हफ्ते रहता है, और ऑफन कॉज्ड बाय ओमेगा ब्लॉक, और ओमेगा ब्लॉक की वजह से बनता है। तो सीधा सा अगर स्टेटमेंट यहाँ से पास करेगा तो पूछेगा कि हीट डोम इज द कॉज ऑफ द ओमेगा ब्लॉक, हीट डोम ओमेगा ब्लॉक की वजह से बनता है, तो आंसर इज यस। अगर पूछ ले कि ओमेगा ब्लॉक
इज द कॉज ऑफ द हीस्टोम, तो ये आंसर इज नो। लेकिन अगर ऐसे पूछ लेगा, एक बार उसने पूछ लिया था कि अगर ये ऐसे पूछ ले क्या एवरी इम्यूगा ब्लॉक हीट डोम में कन्वर्ट होता है, तो आंसर इज नो, एवरी नहीं होता, कोई कोई इम्यूगा ब्लॉक हीट डोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हीट डोम और इम्यूगा ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आराम से हमें समझ लेना, जहाँ से हमारा पीटी का क्वेश्चन अगर बनेगा इसी एरिया से बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।